चलिए आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि आखिर क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आखिर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होते हैं, संविधान को बनने के बाद 2 महीने बाद से क्यों लागू किया गया, टोटल चीज की जानकारी हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं। और अधिकतर लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि 15 अगस्त के दिन झंडा किस प्रकार से फहराया जाता है और 26 जनवरी के दिन किस प्रकार से फहराया जाता है। आखिर दोनों में क्या अंतर होते हैं, दोनों तो झंडे ही होते हैं लेकिन दोनों में खास अंतर होते हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है अभी तक। देखिए भारत में 2 ही दिन राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। हालांकि पहला जो दिन होता है वो 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोग आजाद हुए थे, उसी के खुशी में 15 अगस्त के दिन एक मनाया जाता है। और दूसरा जो है हम लोग गणतंत्र हुए थे, इसका मतलब कि हम लोग संविधान में बंध चुके थे 26 जनवरी के दिन, उस दिन भी राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। देखिए 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे कहानी क्या है, उस कहानी को हम समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। इसी कड़ी के बीच में जब प्रस्ताव पास हो रहा था, हालांकि लाहौर जो अधिवेशन होता था उस समय पहले मतलब कि साल भर में एक बार बैठक बुलाई जाती थी, उसको अधिवेशन बोला जाता था। और वह जो अधिवेशन बुलाया गया था वह लाहौर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1929 में। उस समय जब प्रस्ताव पास किया जा रहा था, उसी कड़ी में हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिए थे। हालांकि देखिए दिसंबर 1929 में अधिवेशन हुआ और 26 जनवरी 1930 को पहला हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मना लिए थे। आजादी के पहले ही, आजादी से लगभग 17 साल पहले, उस दिन से हम लोगों ने 26 जनवरी के दिन एक मतलब राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने लगे थे। लेकिन पूर्ण रूप से हम लोगों को उस समय आजादी नहीं मिली हुई थी। अंग्रेज चूंकि भारत में ही थे और उस समय हम लोग उसके चंगुल में ही फंसे हुए थे। लेकिन हम लोगों ने यह ठान लिया था कि ससुर अंग्रेज भागे चाहे नहीं भागे, हम लोग इस दिवस को मनाना नहीं छोड़ेंगे। और एक दिन ऐसा भी समय आएगा जिस दिन अंग्रेज को हम लोग यहाँ से खदर करके भगा देंगे, ससुरा को पूरा उसको मतलब कि आग लगा करके इसको भगा देंगे यहाँ से। और हम लोगों को भगवान ने सुन लिया और 15 अगस्त 1947 को दिन आ ही गया जिस दिन हम लोगों को स्वतंत्रता मिल गया। देखिए हम लोगों को तो अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को ही आजादी मिल गया था, लेकिन अपने यहाँ की क्या थी ना, संविधान नहीं थी खुद का। जब संविधान अपने यहाँ नहीं था तो फिर शासन किसका होगा ना, अपने जो शासन होता है वो संविधान का ही शासन हम लोगों के ऊपर लागू होता है क्योंकि जनता का शासन होता है। देखिए अब इसमें हुआ क्या था कि संविधान हम लोग के पास अपना था नहीं, तो अपने यहाँ सरकार किसी की बनती नहीं, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि देखिए हमारे देख रेख में अब सरकार चलेगी, जिस सरकार को अंतरिम सरकार के नाम से जाना गया था, ठीक है। उस अंग्रेज के देख रेख में हम लोगों ने सरकार चले। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, हालांकि इनको संविधान का पिता कहा जाता है। बहुत ही मतलब कि विद्वान व्यक्ति थे, इनके जैसे विद्वान व्यक्ति शायद अभी तक दुनिया में जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि इनके पास जितने डिग्रियां थी ना उतने डिग्रियां आजकल के मतलब लोग जितना भी पढ़े हुए उन सब की डिग्री इनके सामने फैलती, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। जब संविधान बनाने की बात आई तो संविधान सभा का गठन किया गया, यानी संविधान की कमेटी बनाया गया जिसमें 22 लोगों का कमेटी बना कि आप मतलब कि मूल ढांचे को प्रस्तुत करेंगे, आप आईपीसी की धारा को प्रस्तुत करेंगे, सरकार को कैसे चलाना है उसको आप प्रस्तुत करेंगे, राज्य को कैसे मतलब हैंडल करना है उसको आप प्रस्तुत करेंगे। सभी लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी गई, जिसमें 22 कमेटियां बनाई गई थी। देखिए संविधान बनाने में जो 22 समितियां लगी हुई थी ना, उसमें सबसे प्रमुख जो समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, जिसका कार्यभार दे दिया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो सबसे अहम कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, उसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी दे दिया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कि देखिए बाबा जी आप इसको क्या कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, बहुत अच्छी तरह से उसको सजाइए। और वहाँ पे सभी लोगों की सहमति होती थी। हालांकि किसी भी चीज को बनाने से पहले संविधान में जितने भी कार्य हुए थे उसमें सब लोगों की सहमति होती थी। यदि उसमें आधे से ज्यादा लोग सहमति दे देते थे हाँ में, तो उनको क्या किया जाता था कि लागू कर दिया जाता था, उसमें लिख दिया जाता था। देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही बनाए गए थे, क्योंकि सबसे मेन काम यही करते थे संविधान में और इन्हीं के ऊपर सभी कार्यभार सौंप दिया गया था कार्य का, ठीक है। उसके बाद जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। हालांकि इनके लिए 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को भी बनाया गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्षता बाद में दे दी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए अब राजेंद्र प्रसाद का क्या कार्य था अध्यक्षता वो समझ लीजिए। राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे, सभी आदमी को मतलब एक क्रम में सजा देते थे कि आपको ये काम है, आपको ये काम है, ठीक है। सभी आदमी की अध्यक्षता करते थे, यानी सभी का प्रमुख बन गए थे अपने राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन संविधान का सबसे प्रमुख जो कार्य किए थे वो किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इसीलिए संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। हालांकि बात की जाए तो अपने भारत में 13 किलो का लिखित संविधान है। मेन यदि संविधान देखिएगा तो 13 kg का है
और समझ लीजिए कि कितना दिन लगा था उसको बनाने में। देखिए 13 किलो के संविधान को बनाने में भारत को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हुआ था। हालांकि उसमें बात की जाए तो यह संविधान अपने यहाँ की 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। हालांकि उनको लागू ही करना था, लेकिन लागू नहीं किया गया 26 नवंबर को। उस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। देखिए जब हम लोगों का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, यदि उस दिन अपने संविधान को लागू कर दिया जाता तो 26 जनवरी की महत्व खत्म हो जाती। हालांकि 26 जनवरी के दिन हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिए थे, इसलिए उस मतलब वो परंपरा लगभग 20 सालों तक चलती आ रही थी और 1930 में मनाए थे और 1950 में अपना संविधान लागू हुआ। यहाँ पे समझिए तो यदि 26 नवंबर को हम संविधान को लागू कर देते तो वहाँ पे 26 जनवरी की महत्व खत्म हो जाती। 20 साल में मान लीजिए कोई भी परंपरा आप चलाते आ रहे हैं और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि उसको महत्व को खत्म करना हम लोग के लिए बहुत बुरा दिन रह जाता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि देखिए अब क्यों नहीं 2 महीना बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि 26 नवंबर में हमारा संविधान बन गया था और 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस पहले से मना ही रहे थे। तो हम लोग 20 साल की परंपरा को न तोड़ते हुए 26 नवंबर की बात से हम लोग 2 महीना बर्दाश्त कर लिए और नवंबर के बाद दिसंबर है, दिसंबर के बाद 26 जनवरी आ गया और 26 जनवरी 1950 को हम लोग संविधान बना करके पूरी तरह से रेडी करके और संविधान को लागू कर दिए। और उस दिन से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार कर लिए और हम लोग बिल्कुल उस दिन से गणतंत्र हो गए। देखिए अब हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले अपने यह झंडा कब और कहां फहराया गया और किस व्यक्ति ने फहराया था। 1950 के बाद भारत को गणराज्य घोषित होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्वीकार किया गया। गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में जब इनको शपथ दिलाया गया, इसके बाद उनके काफिले ने इरविन स्टेडियम तक 5 मील की दूरी तय करके झंडा फहराया और राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहरा करके परेड की सलामी ली उस समय। और उसी दिन के बाद से 26 जनवरी के दिन अवकाश घोषित कर दिया गया। देखिए संविधान के हिसाब से यदि बात किया जाए तो भारत का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसीलिए राष्ट्रपति को राजपथ पर प्रथम तिरंगा फहराने को कहा जाता है। देखिए अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि 15 अगस्त के दिन झंडा कैसे फहराना चाहिए और उस दिन फहराए गए झंडे को क्या कहा जाता है और 26 जनवरी के दिन झंडा कैसे फहराना चाहिए। चलिए इसके बीच हम फर्क आपको बता देते हैं। देखिए 15 अगस्त के दिन जो झंडा होता है उस तिरंगा को ऊपर की ओर खींचा जाता है और खींच करके तब फहराया जाता है, जिसको ध्वजारोहण के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन जो 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाता है वो ऊपर की तरफ तिरंगा बांधा हुआ रहता है, उसको खींच दिया जाता है, तो वहां पे हम लोग झंडे का फहराना उसको बोलते हैं। देखिए 26 जनवरी के दिन आखिर क्या होते हैं कार्यक्रम, उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री जितने भी लोग शहीद आपको दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पे, इस सभी शहीदों को वो पुष्पांजलि करते हैं, यानी पुष्प को अर्पित कर करके उनको सलामी देते हैं, यानी गोर लागते हैं, ठीक है, यानी प्रणाम करते हैं। देखिए परंपरा के अनुसार भारत का राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय तिरंगा को फहराता है और उस फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी देकर के राष्ट्रगान को शुरू किया जाता है। हालांकि इस दिन बहुत सारे नए जितने भी हम लोगों के हथियार रखे हुए रहते हैं, जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार रहते हैं, सभी हथियार को निकाल दिया जाता है और हवा में फायरिंग किया जाता है। और जितने भी हम लोगों के यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार होते हैं, मशीनरी चीजें होती है, उस सभी को उड़ाया जाता है और ऊपर की तरफ फायरिंग करके दिखाया जाता है दुश्मनों को कि देखो मुझसे टकराएगा तो इसे दाग करके तुमको खत्म कर देगा वहां पे। और इसी दिन सभी देश हम लोगों के ताकत को देखते हैं कि आखिर भारत के पास कितना ताकत है। देखिए हालांकि परेड की जो स्टार्ट होती है वो जब राष्ट्रपति सलामी ले लेते हैं। माननीय अभी के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। और 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं 2024 में, यानी आज के दिन। तो जब आज के दिन हम लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाएंगे उस समय राष्ट्रपति जो अपने द्रौपदी मुर्मू जी इस सलामी लेंगे और जब इस सलामी लेंगे उसके बाद यहाँ पे परेड के स्टार्ट हो जाएगी। अरे कह तो रहे हैं कि जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार होते हैं हम लोगों के पास, सभी हथियारों को यहाँ पे निकाला जाता है और सभी दुश्मनों को अपने दिखाया जाता है और अपने सगे संबंधी जितने भी मतलब रिश्तेदार और पड़ोसी देश है सभी को दिखाया जाता है कि देखिए मेरे पास भी कुछ ऐसा औजार है, मेरे पास भी ऐसा शक्ति है जिससे आप मतलब कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यही सब शक्ति को हम लोग दिखाते हैं अपने दुश्मनों को, खास करके ज्यादा जो पाकिस्तान ससुराल चाइना सब इसी को देख करके वहां पे भागे हुआ रहता है कि कब दाग देगा, कौन चीज निकाल करके था नहीं चलेगा। और इस दिन एक खास अतिथि भी हम लोग बुलाते हैं, यानी कि परंपरा हम लोगों का सदियों से रहा है कि 26 जनवरी के दिन हम लोग एक न एक अतिथि को बुला ही लेंगे, जिससे काफी करीबी का रिश्ता रहता है ना, उसको हम लोग बुला लेते हैं। जैसे कि हम की बार अतिथि के तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस में अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आएंगे। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ कितना बढ़िया से बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी खास रिश्ता तो वहीं जमा देते हैं प्रधानमंत्री जी अपने, इतना ना खास बोलते हैं ना, कितना ना मिठास इनकी बोली में कि क्वेश्चन आदमी को जाल में अपना फंसा लेते हैं। हालांकि इनका दोस्त है इसलिए फंसा लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।